अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश किस्त नंबर 19। अभी इस फैसले पर रायजनी जारी ही थी कि वफाजान ने उठकर तकरीर करने के से अंदाज में कहा, लेकिन इस मरहले पर मैं ये वाजे कर देना चाहती हूँ कि मेरी मोहतरमा वालदा साहिबा ने न जाने क्यों कुछ दिन कबल मुझे ये हिदायत कर दी थी कि अगर उनका कभी नागहानी तौर पर इंतकाल हो जाए तो सदारत के लिए बड़ी बूढ़ियों के सामने अजीज़ा खानम का नाम पेश कर दिया जाए और हो सके तो इस बात को उनकी वसीयत समझकर ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अजीज़ा खानम ही सदर बन जाएं। अब ये आप लोगों के इख्तियार में है कि आप मेरी मोहतरमा वालदा साहिबा की ख्वाहिश का एहतराम करेंगी या नहीं। वफाजान की आवाज़ कुछ भर्रा गई, मगर उसने बात जारी रखते हुए कहा, मैं उनकी ख्वाहिश की तकमील को अपनी ज़िंदगी का नस्बुलैन समझती हूँ और अगर मेरी राय से इत्तफाक करेंगी तो मैं ये कहूँगी कि वालदा मोहतरमा की इस तजवीज़ में यकीनन कोई बहुत बड़ी मसलहत पोशीदा होगी और फिर अजीज़ा खानम को मैं खुद भी अपनी बड़ी बहन की जगह समझती हूँ। मालूम नहीं ये बात उसने मानवी एतबार से कही थी या फिर कुछ कसर नफसी से काम लिया था, वरना हकीकत तो ये थी कि वो मुझसे उम्र में कम अज़ कम 5-6 साल बड़ी होगी। बड़ी बूढ़ियों के टोले की मुतफ़िक्राना सोच और नज़रें मुझ पर जम गईं। मुझे मालूम था कि मेरी हद से ज़्यादा संजीदगी और बुर्दबारी की वजह से उनके दिलों में मेरा बहुत ज़्यादा एहतराम है, लेकिन शायद वो ये फ़ैसला करने की कोशिश कर रही थी कि मैं इस ज़िम्मेदाराना मनसब की अहल हो सकती हूँ या नहीं। मेरा ख्याल है हमें गौहर जान की वसीयत का एहतराम करना चाहिए। बिलाखिर एक नायका ने कह दिया। उसका नाम शमशाद बेगम था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक और बुढ़िया ने गिलोरी कल्ले में दबाते हुए कहा। बस फिर तो चंद लम्हे के अंदर अंदर तायीद व तस्दीक मुकम्मल हो गई थी। सदारत की निशानी, जो एक जरतार चादर थी, मेरे कंधों पर डाल दी गई। मैं नहीं कह सकती थी कि मुझे बड़ी उम्र की औरतों की इस करम फरमाई से खुशी हुई थी या फिर नहीं। वक्ती तौर पर मैं रस्मी शुक्रिया के सिवा कोई रद्द अमल जाहिर न कर सकी थी, ताहम दिल के किसी गोशे में न जाने क्यों एक तमानियत की लहर सी उभरी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हालात का धारा नहायत सुस्त रवि मगर उम्दगी से मुझे मेरे मकसद हयात के करीब लेता चला जा रहा है। गौहर जान के 40वें के बाद एक सुबह वफाजान मेरे करीब आई। उसके साथ एक दराज कद और बारिश अंग्रेज नौजवान भी था, जिसने बारीक कमानी की नज़र की ऐनक लगा रखी थी। वो खासा खुशशक्ल नौजवान था, ताहम लिबास के मामले में निहायत लापरवाह मालूम होता था। उसने अजीब सी पतलून पर शिकारियों जैसी जैकेट पहन रखी थी। जैकेट की सामने वाली दोनों बड़ी बड़ी जेबों में 2 किताबें ठुंसी नजर आती थीं। वफा ने उससे मेरा तारुफ करवाते हुए सिर्फ इतना बताया कि उसका नाम अलेक्जेंडर है। वफा ने उसे मेरे कमरे नशिस्त में बिठा दिया। वो बैठते ही अपनी बगल से अंग्रेजी का अखबार निकालकर उसके मुताले में गर्क हुआ और वफा मेरे साथ अंदर बेडरूम में आ गई। अजीज़ा, मैं आपको एक राज की बात बताने आई हूँ, उसने आरामदेह कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जिस पर अमूमन उसकी माँ आकर बैठा करती थी। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि वफा मुझसे 5-6 साल बड़ी थी और देखने में भी बड़ी नजर आती थी, मगर मेरा निहायत एहतराम करती थी और मुझ पर भरोसा भी बहुत करती थी। कैसी राज की बात? मैंने उसकी आंखों में झांका। मैं आज रात अलेक्जेंडर के साथ फरार हो रही हूँ, उसने सरगोशी की। कल हम शादी कर लेंगे और सनीचर को एक बहरी जहाज यहाँ से इंग्लिस्तान रवाना हो रहा है। उसमें हमारी नशिस्तें रिजर्व कर दी गई हैं। मैं हिंदुस्तान को अलविदा कहकर जा रही हूँ अजीज़ा। मैं और अलेक्जेंडर अब इंग्लिस्तान के एक छोटे से गांव सेंट पेरी में उसके आबाई घर में एक नई जिंदगी का आगाज कर लेंगे। मैं ये इत्तला देने के साथ साथ आपको ये मशवरा भी देना चाहती थी कि मेरे बालाखाने का इंतज़ाम संभाल लीजिएगा। वहाँ भरोसे की किसी नायिका को मुकर्रर कर दीजिएगा, वरना वहाँ काम करने वाली दोनों लड़कियाँ बेमहार हो जाएंगी। मैं नकदी और जेवर वगैरह सब कुछ ले जा रही हूँ। फिर वो अलविदाई अंदाज में मुझसे गले मिली। मैं कमरा नशिस्त तक उसके साथ आई, जहाँ अलेक्जेंडर अखबार के मुताले में अभी भी गर्क था। वफा के मुखातिब करने पर वो चौंका और उठ खड़ा हुआ। उनके जाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर लेटी और देर तक ख्यालात की दुनिया में भटकती रही।
धीरे धीरे वो चेहरा अंधेरे में तहलील हो गया। शायद मेरे तसव्वुर की करिश्मा आराई इसलिए जन्म लेती थी कि मुझे अब तक कामिल यकीन न था कि अरबाब वाकई मर चुका है, इसलिए मैं अपने तसव्वुर में उसे हमेशा जिंदा ही देखती थी। अरबाब के तसव्वुर के साथ ही मरियम की याद का जख्म भी हरा हो जाता था। पिछले 1 साल में हर मुमकिन खुफिया जराए से मैंने उसका सुराग लगाने की बहुत कोशिश की थी। खुद सामने आने का खतरा तो मैं मोल नहीं ले सकती थी कि कहीं अरबाब की नामालूम बेवा की हैसियत से मेरी शनाख्त अमल में न आ जाए। इस शख्स के जरिए मैंने इंस्पेक्टर तक का सुराग लगा लिया था जो कयामत की उस रात पुलिस पार्टी की कयादत कर रहा था, जिसने अब्दुल्ला पर गोलियां बरसाई थीं और उसका ताक़ुब भी किया था। मुझे उस पुलिस रिपोर्ट की नकल तक मिल गई थी जो इंस्पेक्टर ने कोतवाली आकर अपने रोजनामचे में दर्ज भी करवाई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल्ला आधे घंटे के ताक़ुब के बाद बिल आखिर गोलियों की बौछार की जद में आ चुका था और एक बरसाती नाले के करीब ढेर हो गया था। लेकिन रिपोर्ट में इस बात का कोई तस्करा न था कि उसके साथ जिंदा या मुर्दा हालत में कोई बच्ची भी पाई गई थी। मेरे एजेंट ने उस इंस्पेक्टर से ये भी मालूम करवा लिया था कि जो रिपोर्ट उसने रोजनामचे में दर्ज की थी वाकयाती एतबार से 100% वो दुरुस्त भी थी। तो फिर आखिर मरियम कहाँ चली गई? इस सवाल ने कई रातों तक मेरी नींद उड़ाए रखी थी। बार बार मैंने रिपोर्ट को पढ़ा और बिल आखिर मेरी नज़र इन अल्फाज पर अटक कर रह गई जिनमें उस जगह का नक्शा खींचा गया था जहां अब्दुल्ला ढेर हुआ था। बरसाती नाला उस नक्शे में सबसे अहम था। ऐन मुमकिन था कि मरियम उसके हाथों से छूटकर नाले में जा गिरी हो। मैंने एक बार फिर पैसा पानी की तरह बहाया, कई कारिंदों को एक अहम मुहिम पर तैनात कर दिया। बरसाती नाले के दोनों किनारों पर जाए वकुआ से लेकर उसके बहाव के रुख पर तक जितनी आबादी मौजूद थी उसके एक एक घर को जाकर कुरेदा गया। मालूम यही हुआ कि मज़कूरा तारीखों में या इसके बाद भी यहाँ इतनी कम उम्र बच्ची की लाश कभी नहीं पाई गई थी। गर्ज ये कि मैंने अपनी कोशिशों में कोई कमी ना छोड़ी थी और जब से पैसा मेरे हाथ में आना शुरू हुआ था मैंने उसका बेशतर हिस्सा इसी काम पर सर्फ कर डाला था, मगर मुझे कोई कामयाबी अभी तक हासिल ना हुई थी। मरियम का कोई सुराग नहीं मिल सका था। अरबाब के मुतालिक भी कुछ पता नहीं चल सका था। अलबत्ता उसके मुतालिक ये बात यकीनी तौर पर मालूम हो गई थी कि पुलिस को जो लाश मिली थी वो बुरी तरह झुलसी हुई थी, उसकी कोई शनाख्त बाकी ना रही थी। पुलिस ने सोने के एक लॉकेट की मौजूदगी की वजह से उसे अरबाब की लाश करार दे दिया था। उनकी तफ्तीश के मुताबिक ये लॉकेट वाइट एंजल्स तंजीम के सरबराह की वाहिद शनाख्त थी, लेकिन महज इस एक लॉकेट की वजह से मेरा ये तस्लीम करने को भी दिल ना चाहता था कि वो लाश अरबाब ही की थी। मेरी ये बेयकीनी उस वफा परस्त बीवी की आखिरी आस भी तो हो सकती थी जिसे वो आखिरी सांस तक सीने से लगाए रखना चाहती थी। ये एक हकीकत भी तो हो सकती थी और महज एक खुशफहमी भी। उस रात ना जाने क्यों मेरा शिद्दत से जी चाहता था कि जल्द अज जल्द चारों तरफ सकूत तारी हो जाए, कायनात पर मौत का सा सन्नाटा छा जाए। मामूल के मुताबिक धीरे धीरे सकूत फैलना शुरू हुआ। 4 बजे के करीब बिल आखिर सन्नाटा छा गया। कभी कभी दूर कहीं गश्त पर निकले हुए किसी सिपाही की विसल सुनाई दे जाती थी और फिर बस। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। तुम अब दूसरे कमरे में खादिमा के साथ सोने लगे थे। मैं तन्हा अपने बिस्तर पर साकित लेटी यूं छत को घूर रही थी जैसे मेरे हिलते ही कोई धमाका हो जाएगा, और फिर मेरे हिले बगैर ही धमाका हो गया। 1 नहीं, 2, 3, 4 और फिर वही लामतनाही सकूत। हर धमाके पर मेरे जिस्म में जैसे कोई नस फूटती रही, लहू अंदर ही अंदर फैलता रहा, जिंदगी अंदर ही अंदर सिमटती रही। फिर दफातन मेरी ख्वाबगाह के दरवाजे पर किसी ने उंगली से निहायत हल्की सी दस्तक दे दी। बीबी जी, आप जाग रही हैं? ये मेरी खादमा खास थी। बमुश्किल तमाम मैंने अपने आप को बिस्तर से निकाला। एक बार जिस्म हरकत में आया तो जैसे पैरों को पर लग गए। मैंने आगे बढ़कर झटके से दरवाजा खोल दिया। बीबी जी, आपने आवाज सुनी? कहीं गोली चली है? खादिमा ने कहा। मैंने कोई जवाब न दिया और उसे धकेल कर सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। नीचे मर्दान खाने के तमाम कमरे खाली थे। बब्बन शाह भी अपने कमरे में मौजूद न था। मैंने दरवाजा खोला और एक तरफ को दौड़ पड़ी। मैंने उकबी गली की तरफ से वफा की रहायश का रुख किया। मेरा अंदेशा दुरुस्त निकला था। उकबी सहन का दरवाजा खुला था। अलेक्जेंडर की लाश चौखट से बाहर की तरफ को पड़ी थी और वफा की लाश चौखट से अंदर। दोनों के हाथ आलमे नज़ा में गालिबन एक दूसरे की तरफ बढ़े थे, मगर चौखट तक पहुंचते पहुंचते शायद साकित हो गए थे। घर से निकलते वक्त यकीनन अलेक्जेंडर आगे आगे था और वफा पीछे।
गोलियां खाकर अलेक्जेंडर यकीनन काफी आगे जाकर गिरा था और उसने पलटकर वफा तक हाथ पहुंचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन गली की गर्द आलूद और नाहमवार तंग सड़क पर उसके घिसटने का खून आलूदा निशान भी मैं देख सकती थी। वफा गोली खाकर औंधी गिरी पड़ी थी और वो अलेक्जेंडर की तरफ हाथ भी पूरी तरह से बढ़ा न पाई थी। उसकी उंगलियां चौखट की लकड़ी पर शिकंजे की तरह जम चुकी थी। दोनों को दो दो गोलियां मारी गई थी और एक ही जगहों पर। अलेक्जेंडर की भी पसलियों और सीने में सुराख था और वफा के भी इसी तरह। कुछ मर्द आ चुके थे और शायद तजब्जुब के आलम में खड़े थे कि यहाँ पर क्या किया जाए। 3 लड़कियां ऊपर गैलरी में दहशत के मारे साकित खड़ी थी। सिर्फ एक बुढ़िया सीने पर 2 हथड़ मारकर बैन करना शुरू कर चुकी थी। अगर वो खामोश हो जाती तो माहौल पर शायद एक साकित तसव्वुर का गुमान होता। मेरे आने पर बातों की भिनभिनाहट शुरू हुई और शायद किसी ने मुझे मुखातिब भी किया, लेकिन मैंने किसी की तरफ कोई ध्यान न दिया। मैं उन 4 मुस्टंडों की तरफ बढ़ी थी जो लाताल्लुक से अंदाज में खुले दरवाजे से जरा हटकर खड़े थे। उनमें से 2 के कमरे तो बिल्कुल सहन के रुख पर बने थे, यानी अगर उनके कमरे के दरवाजे जरा से भी खुले होते तो ये ऊपर से आने जाने वाले हर इंसान को गौर से देख सकते थे। मैं उनके नाम तो ना जानती थी, मगर सूरतों से उन्हें अच्छी तरह से पहचान सकती थी। मैंने उनमें से एक को गिरबान से पकड़ लिया। किसने कत्ल किया है इन दोनों को? मेरे अल्फाज में मेरी रूह का सारा गैज़ व गज़ब सिमट आया था, मगर फिर भी मेरी आवाज़ शायद एक सरगोशी से ज़्यादा बुलंद नहीं हो सकी थी। सवाल के साथ ही मैंने बारी बारी चारों को गौर से देखा। हमको क्या मालूम, हम तो सोता पड़ा था, उसने जवाब दिया, जिसका मैंने गिरबान जकड़ कर रखा था। तो यहाँ तुम्हें इसलिए रखा जाता है कि तुम सोते पड़े रहो, खा यहाँ कोई लाशों के अंबार लगाकर चला जाए। मैंने उसके मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ रसीद किया। उसने सर को यूं झटका दिया जैसे एक लम्हे के लिए उसकी नजर कुछ धुंधला सी गई हो। फिर वो रुखसार पर हाथ जमाकर कीना तोज नजरों से मुझे घूरने लगा। उसके होंठों के गोशों से खून की एक पतली सी लकीर ठोड़ी पर फैलने लगी थी। कातिल उनमें से कोई भी हो सकता था और ये भी ऐन मुमकिन था कि वो उनका अपना कोई साथी रहा हो जो अब तक न जाने कहां से कहां पहुंच चुका होगा। सांप निकल चुका था और लकीर पीटने का काम मैं पुलिस के लिए छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने एक बार फिर अपनी मुद्दतों की मश्क को काम में लाने की कोशिश शुरू की और जहन में भड़कती आग को बमुश्किल तमाम सर्द कर दिया। उसका गिरबान छोड़कर मैं वफा की लाश की तरफ पलटी। उसका एक रुखसार सहन के फर्श पर टिका हुआ था। मुलायम रेशमी बाल दूसरे रुखसार पर से होते हुए खून आलूद फर्श से चिपक कर रह गए थे, लेकिन खून में लुथड़ने के बावजूद उसका सुनहरापन अब भी अलहदा नजर आता था। उसकी आंखें अब खुली थीं और उनमें आस का वो रंग अब भी मुंजमद था जो वो मेरे घर से रुखसत होते वक्त लेकर चली थी। मौत की अजियत और तशन्नुज के बावजूद उसके भिंचे हुए होंठों पर मासूम सी मुसरत भरी मुस्कुराहट के मिटे मिटे से आसार मैं देख सकती थी। वो मुस्कुराहट जो सिर्फ उस इंसान के होंठों पर होती है जो एक तवील कैद से रिहाई पाकर एक नई राह पर पहला कदम रखता है। और मुझे याद है कि उसने कितने मसरूर अंदाज में मेरे गले में बाहें डालकर कहा था, अजीजा, मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। ये गुज़िश्ता शाम ही की तो बात है। अभी तो उन अल्फाज की बाज़गश्त भी मेरे जहन में मध्यम नहीं पड़ी थी। फिर ये क्या हो गया? नई जिंदगी की नवीद मुझे सुनाने वाली वो पारा सिफ्त लड़की खाक और खून में लुथड़ी एक मसली हुई कली की तरह मेरे कदमों में पड़ी नजर आ रही थी, जिसे उसने बड़े चाव और उम्मीद से अपना हमसफर चुना था कि वो उसकी हिफाजत करेगा, उसे अपनी मजबूत बाहों के हल्के में समेटकर दूर, बहुत दूर, खुशियों के अनदेखे और अनजाने देश में लेकर चला जाएगा। वो उसकी तो क्या, खुद अपनी भी हिफाजत न कर सका। और एक बार फिर मुझे न जाने क्यों वही एहसास हुआ जो अरबाब की मौत पर हुआ था। उन दोनों ने भी कच्चा कदम उठाया था, अफसानवी रास्ता इख्तियार किया था, इसीलिए ये सब हो गया। एक बार फिर इस नजरिए पर मेरा यकीन कुछ पुख्ता हो चला था। किसी चीज की तलब है तो पहले अपने अंदर से उसे छीनने की ताकत पैदा करो। चोरों की तरह छुप छुपा कर रवाना होने वालों को मंजिलें नहीं मिला करती, कभी नहीं। फिर मैंने अलेक्जेंडर की लाश पर नजर डाली। उसकी ऐनक सही सालिम लेकिन उससे काफी दूर पड़ी थी। उसके जिस्म पर वही लिबास था जो मैं शाम को देख चुकी थी। जैकेट की बड़ी बड़ी जेबों में 2 किताबें उसी तरह ठूसी नजर आईं। अचानक वफा की आवाज एक बार फिर मेरे जहन में गूंज उठी।
मैं कैनवस के एक छोटे से थैले में सिर्फ जेवर और नकदी रखकर तैयार रहूंगी। लाशों के आसपास कहीं भी इस किस्म का कोई थैला मुझे नजर नहीं आ रहा था। मेरे दिल में अफसुर्दगी की एक और लहर उठी। वफा और अलेक्जेंडर की रूहों की तरह थैला भी यकीनन यहाँ से कहीं दूर जा चुका था। मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे अपने आप को हालात से बिल्कुल लाइल्म जाहिर करना था, इसलिए मैं थैले के मुतालिक कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। सुनो, बिलाखिर मैंने अपनी तमाम तर थकन के बावजूद बावाज़े बुलंद सबको मुखातिब किया। मैं घर जा रही हूँ। पुलिस आए तो जिसको जो कुछ भी मालूम हो वो बता दे। थके थके कदमों से मैं घर वापस लौट आई। जैसा कि मुझे तवक्को थी कि एक अंग्रेज के कत्ल से अच्छी खासी खलबली मचेगी, तो ऐसा ही हुआ। अगली सुबह मैं नाश्ता जहर मार करके फारिग ही हुई थी कि खादमा ने बड़े मुतहविश अंदाज में इत्तला दी कि रेजिडेंट साहब बहादुर तशरीफ लाए हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं। उनको बिठाओ और उनका पसंदीदा मशरूब वगैरह उनको पेश करो। मैं अभी आती हूँ। मेरे अंदर यक बयक बला का एतमाद और सुकून आ चुका था। रेजिडेंट साहब बहादुर चाहते तो मुझे अपने दफ्तर में भी तलब कर सकते थे, लेकिन अगर वो शख्स खुद चलकर आया था तो इसका तो ये मतलब था कि उसे अच्छी तरह मालूम था कि मैं 4-5 हज़ार अफराद की नुमाइंदगी करती हूँ। खा ये अफराद बाजारी औरतें, दलाल और नायकाएं ही थी। माशरे के धुतकारे हुए, नापसंदीदा, बेगैरत और बेहमियत, बेनामूस लोग। उसका नाम गिलबर्ट था। वो उधेड़ उम्र, एक फरबा अंदाम, म्याना कद और नर्म खूसा आदमी था और खासी अच्छी उर्दू बोल लिया करता था। जहाँ अटकता था वहाँ अंग्रेजी का लफ्ज टांक लेता था। दोनों हाथों में छड़ी घुमाते हुए बात करता था और कहीं कहीं अफसराना रऊनत बहरहाल झलकती थी। बाकी सब बातें तो मुझे मालूम हो जाएंगी अजीजा खानम। बाकी गुफ्तगू की तरह उसने ये अल्फाज भी बिगड़े हुए तलफ़्फ़ुज़ के साथ ही कहे थे, ताहम मैं दुरुस्त लफ्ज़ के साथ लिखती हूँ और कातिल भी पकड़ा जाएगा। फिलहाल मुझे सिर्फ ये जानने से दिलचस्पी है कि एक अंग्रेज नौजवान रात के उस पहर वफा जान के मकान के पिछले हिस्से में क्या कर रहा था। क्या आपको कोई ऐसी बात मालूम है जो इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस की मदद भी कर सके? मैंने सोचा कि एसपी साहब से पहले आपसे खुद मिल लूं। मिस्टर रेजिडेंट, मैंने हत्तुल इम्कान पुरवकार लहजे में कहा, आप वक़ुए का तस्करा इस तरह करते हैं गोया कत्ल सिर्फ उस अंग्रेज नौजवान का हुआ है। मत भूलिए कि एक नौजवान लड़की वफा जान भी यहाँ पर कत्ल हुई। बाकी रहे आपके सवालात, तो उनके जवाबात मुझे खुद भी दरकार हैं और मैं आपकी इंतज़ामिया से उनके जवाबात की तवक्को भी करती हूँ। मैं इस बाजार और इससे मुतल्लिका अफराद की अंजुमन की सदर ज़रूर हूँ, लेकिन यहाँ का हर फर्द अपना हर राज मुझे बताकर हर कदम नहीं उठाता। उसकी अपनी एक निजी ज़िंदगी होती है जो मुझे मालूम नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। उसने बुर्दबारी से सर हिलाया, गोया मैंने उसका मतलूबा जवाब दे दिया हो। हालांकि जाहिर है ऐसा हरगिज़ ना था। फिर उसने अपना हैट उतारकर बराबर तिपाई पर रख दिया, जिस पर शैंपेन की बोतल और ग्लास रखे हुए थे। ग्लास बिल्कुल खुश्क और शफाफ नजर आ रहे थे। आपने शौक नहीं फरमाया इन चीज़ों से? मैंने तिपाई की तरफ इशारा करके पूछना चाहा। अगर आप कुछ देर ना आती तो शायद मैं एक आध पैग पी लेता, लेकिन अब मैं ज़रा जल्द अज जल्द बात ख़त्म करके यहाँ से जाना चाहूँगा। उसने छड़ी अपनी गोद में रख ली और सर पर नमूदार होते हुए मुख्तसर से गंज पर हाथ फेर कर बोला, जिस पर पसीने की इक्का दुक्का बूंद भी चमकती थी। मैं आपसे ज़रूर एक राय लेना चाहूँगा। आपके ख्याल में पुलिस को अपनी तफ्तीश का आगाज़ कहाँ से करना चाहिए? उन 4 मर्दों की गिरफ्तारी से जो मकान के पिछले कमरों में रहते हैं। उनमें से 2 के कमरों का रुख ऐन सहन की सिमत ही था। उन्हें यकीनन कुछ न कुछ मालूम होना चाहिए। मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब देना चाहा। आपको ये सुनकर खुशी होगी, रेजिडेंट ने उठते हुए कहा, कि हमने उन 4 को गिरफ्तार कर लिया है और उनमें से एक वफा और अलेक्जेंडर के कत्ल का एतराफ़ भी कर चुका है। उसकी निशानदही पर आलाए कत्ल भी तलाश कर लिया गया है। ये रिवॉल्वर उसने 4 गोलियां चलाने के बाद सहन में मौजूद उस कुएं में फेंक दिया था जिसमें से हैंड पंप के जरिए पूरे मकान को पानी सप्लाई किया जाता था। इस कुएं पर फर्श के रंग से मिलता जुलता ऐसा आहनी ढक्कन मौजूद है जो पहली नजर में दिखाई भी नहीं देता। कातिल उन 4 में से कौन है? मैंने सरसराती हुई आवाज में पूछना चाहा और तनवीमी सी कैफियत में उठ खड़ी हुई। रेजिडेंट ने बिलाशुबा मुझे हैरत ज़दा कर दिया था। अहमद कमाल नाम है उसका, वही जो उनमें सबसे कम उम्र लड़का है। रेजिडेंट ने छड़ी घुमाते हुए जवाब दिया। कत्ल की कोई वजह बताई उन्होंने? मैंने पूछा। अपने लहजे पर मैं अब तकरीबन काबू पा चुकी थी, इसलिए बहुत पुरएतमाद दिखाई दे रही थी। हाँ, वो कहता है
वफा उसकी महबूबा थी और अलेक्जेंडर उसे लेकर भागने ही वाला था, जो कि उससे बर्दाश्त ना हो सका। रेजिडेंट दरवाजे की तरफ को मुड़ गया और ये बात इसलिए सही मालूम होती है कि अलेक्जेंडर की जेब से इंग्लैंड रवाना होने वाली एक बहरी जहाज के डिलक्स रूम के टिकट भी मिले हैं, जिस पर मिस्टर और मिसेस अलेक्जेंडर के नामों का इंदराज भी है। अब सिर्फ एक छोटी सी उलझन बाकी है कि वफा की तमाम पूंजी और जेवरात गायब हैं, जिनकी मालियत एक खादमा के अंदाजे के मुताबिक कम अज कम 3 लाख रुपए है। 3 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। रेजिडेंट मेरी तरफ देखकर यूं मुस्कुराया गोया मेरी राय तलब करता हूँ। हाँ, कम अज कम इतनी बड़ी जरूर तो है कि इसके लिए कोई भी 2 अफराद को कत्ल कर सकता है या फिर कत्ल का इल्जाम अपने सर भी ले सकता है, मैंने आहिस्तगी से कहा। रेजिडेंट अचानक से ठिठक गया। हाँ, हम इस पहलू पर भी सोच सकते हैं। उसने पुरख्याल नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर कमरे से तेजी से बाहर निकल गया। इसके कुछ अरसे बाद एक और अहम वाकया पेश आया। मैं अपने बालाखाने की बालकोनी में खड़ी थी। मैं बालकोनी में कभी कभार ही खड़ी हुआ करती थी और वो भी उस वक्त जब कभी दिल उदास होता था, और जब दिल उदास होता तो ध्यान बटाने के लिए किसी सतून वगैरह की ओट में आते जाते चेहरों पर लिखी मुख्तलिफ तहरीरें पढ़ने की कोशिश भी किया करती थी। मेरे बालाखाने के सामने वाले चंद बालाखाने छोड़कर दाएं तरफ दूध, दही, मशरूबात, खीर और ना जाने किन किन चीजों की बहुत बड़ी दुकान थी। उसे 5 भाई चलाते थे। 5 पहलवान थे, लेकिन सब अखाड़े को अलविदा कह चुके थे। हालांकि बूढ़ा उन 5 में से कोई भी न था, मगर उम्र के इस दौर में भी सारे ही भाई पहुंच चुके थे जब कुश्ती लड़ना बस की बात न थी। बाजार में अब भी उनका बहुत ज्यादा रोब-दाब था। उसी दुकान की तरफ से तकरार की ऊंची ऊंची आवाजें सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक उठी। बाजारे हुस्न में अजीजा खानम के बालाखाने के बाद पहलवानों की दुकान ही एक ऐसी जगह थी जहां कभी किसी को ऊंची आवाज में बोलने की जुर्रत ना होती थी। नशे में धुत शराबी लोग वहां पहुंचकर अपने परागंदा हवास को मुज्तमा कर लिया करते थे, वरना किसी किस्म की हाउ हू शुरू करने से पहले ही उठाकर दुकान से खासी दूर फेंक दिए जाते थे। और इस कार्रवाई में ये इम्तियाज नहीं रखा जाता था कि मज़कूरा शख्स कौन है, किस हैसियत का मालिक है, बदमाश है या शरीफ। अलबत्ता फेंकने से पहले दुकान के नौकर चाकर उस शख्स की जेब से उस चीज के पैसे जरूर निकाल लेते थे जो उसने खाई होती थी, लेकिन कीमत से ज्यादा एक धेला भी कभी ना निकाला जाता। और जो कुछ मैं उस वक्त उस दुकान पे देख रही थी और जो आवाजें सुनती थी वो मुझे हैरान कर देने के लिए बहुत काफी थी। दुकान में बाहर की तरफ एक बड़ा सा सफेद चबूतरा था। उसकी सफेद टाइलें दूर ही से चमकती नजर आती थी। उस पर सबसे बड़े पहलवान साहब एक मोटे से गदेले पर आलती पालती मारे बैठे होते थे। उनके दाएं हाथ पर शफाफ शोकेस बना था जिसमें चंद एक खास मिठाइयों के थाल निहायत खूबसूरती से सजे नजर आते थे। दाएं हाथ पर बर्फ की सिल होती थी जिस पर खीर की प्यालियां रखी होती थी। सामने रबड़ी का थाल होता था और उनके करीब बड़ा सा आहनी कैश बॉक्स जिसे गल्ला कहा जाता था। बड़े पहलवान साहब अपने जुस्से, अपनी बड़ी बड़ी पगड़ी और निहायत मोटी मोटी खमदार और गालिबन मोम से अकड़ाई गई मूछों की वजह से इन तमाम चीजों के दरमियान निहायत नुमाया नजर आते थे। उस वक्त एक शख्स बूट समेत उस सफेद चबूतरे पर पांव रखे खड़ा था जिसे बड़े पहलवान साहब किसी ऐसे शख्स की उंगली लगते देखना भी गवारा नहीं करते थे जो अच्छी तरह से साफ सुथरा नजर न आता हो। अब कह तो दिया, अब 1000 बार कहूं कि चंदन बाबा ने आज तक किसी दुकान पर खाने पीने के बाद पैसे नहीं दिए। अभी तो सिर्फ 2 सेर दूध पिया है, सिर्फ 2 सेर। चंदन बाबा इधर रोजाना 5 सेर दूध पीने आएगा और कोई पैसा नहीं देगा, समझे प्यारे। चर्बी के ड्रम, वो कहता था। उसने बाकायदा अपना बेलचा नुमा हाथ बढ़ाकर एक उंगली से तमस्खराना अंदाज में बड़े पहलवान साहब का फूला फूला गाल छू लिया। उसकी पाटदार आवाज में यूरोपी लहजे की झलक थी। वो अपने आप को बाबा कहता था, मगर उसकी उम्र यकीनन 30-32 से ज्यादा की ना होगी। उसका चेहरा गो के मुझे नजर नहीं आता था क्योंकि उसकी पुश्त मेरी तरफ थी, ताहम उसकी बिखरे बिखरे बालों में मुझे कहीं कहीं सफेदी गालिब नजर नहीं आई थी। वो लट्ठे का खड़ा पजामा और लंबा सा कुर्ता पहने हुए था जिसकी आस्तीन चढ़ी हुई नजर आती थी और अच्छे खासे फासले से भी उसके बाजू की हर मछली फड़कती नजर आती थी। उसके कंधे बेतहाशा चौड़े और गर्दन सांड की तरह गठी हुई थी। कद इतना ऊंचा था कि अगर वो बाजू बुलंद करता तो अपने सर पर घूमते छत में
लटके हुए उस पंखे को जरूर छू सकता था जिसका दरमियानी हिस्सा किसी गेंद से मुशाबे था। पक्की रंगत का ये नामालूम शख्स देवजाद ही था, मगर उसका जुस्सा महज बेकार गोश्त का अंबार मालूम न होता था। महसूस होता था कि ये शख्स बैक वक्त पत्थर की तरह ठोस भी है और रबड़ की तरह लचकीला भी। उसके जिस्म ने यकीनन मुद्दतों बेपनाह मशकों या फिर वर्जिशों की सख्ती बर्दाश्त की थी। उसने उंगली से बड़े पहलवान साहब का गाल छुआ तो उनकी मूछें बुरी तरह से फड़कने लगी, नथने फूलने पिचकने लगे, लेकिन वो उस शख्स यानी चंदन बाबा के चेहरे की तरफ शोला बार नजरों से उसके बूट की तरफ ही देख रहे थे जो सफेद चबूतरे पर टिका हुआ था। इसी कैफियत में पहलवान साहब के हलक से अचानक यूं आवाज बरामद हुई जैसे शेर को किसी ने सोते में खंजर चुबो दिया हो। अबे गिरा लो साले को, देखते क्या हो। वो धाड़े, मैं इसके गले में जंजीर डालकर कुत्ते की जगह बांध दूंगा। दाएं बाएं से दुकान के कई तगड़े तगड़े मुलाजिम उस शख्स पर टूट पड़े जिसने अपने आप को चंदन बाबा कहा था। उनमें से एक के हाथ में मैंने लोहे का वो लंबा सा खतरनाक खुरचना भी देख लिया जिसकी एक जर्ब चंदन बाबा के तरबूज नुमा सर के 2 टुकड़े भी कर सकती थी। उसने अपने पहलुओं और पीठ पर बरसते घूंसों और लातों की कतन परवाह न की। सबसे पहले हाथ से इस तरह खुरचने का वार रोक लिया कि दूसरे ही लम्हे खुरचना उसके हाथ में आ चुका था। साफ मालूम होता था कि ये शख्स घर से ही लड़ाई का तहिया करके निकला था और इस मार्के से बहुत महजूज भी हो रहा था। उसकी गोया पुश्त पर भी आंखें थी। उसने खुरचना यूं पकड़ लिया कि किसी को जर्ब लगाए तो फल की तरफ से बिल्कुल ना लगे, सिर्फ सलाख की तरफ से ही लगे। ये सलाख उसने एक ही वार में यूं घुमाई कि कसरती जिस्मों वाले 3 मुलाजिम तो एक साथ ही दोहरे होकर फर्श पर ढेर हो गए थे और यूं तड़पने लगे थे गोया उनकी कमरें टूट गई हों। हालांकि चंदन बाबा ने इस वार में शायद आधी ताकत भी इस्तेमाल न की थी। उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे देहात के किसी स्कूल टीचर ने लड़कों को सरजनिश करने के लिए बेद घुमाया हो। अगर वो पूरी ताकत इस्तेमाल करता शायद सलाख उनके जिस्मों से किसी धारीदार चीज की तरह गुजर जाती। दूसरे वार में बाकी 2 नौजवान भी औंधे पड़ गए और चंद लम्हे बाद उन सब ने अपनी अपनी जगह साकित हो जाने का अक्लमंदाना फैसला किया। चंदन बाबा ने खुरचना निहायत इत्मीनान से चबूतरे से टिकाकर खड़ा कर दिया।